नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। आज का दिन स्वागत के लिए नहीं है। आज शायद एक ऐसा काला दिन जिसको लेकर दुनिया की रूह कांप गई है। बीते 48 घंटों में दो तरह के चेहरे सामने निकल कर आए। एक चेहरा सिडनी का तो दूसरा चेहरा पेशावर का। सिडनी में जिस तरीके से हारून मौलिस ने, उनकी सनकीहाट ने जिस तरीके से आतंक की पहली दस्तक दी, उसका दूसरा नजारा मुल्ला फजलुल्लाह के जरिए निकल कर आया पेशावर में। ये दोनों परिस्थितियां क्या बतलाती हैं? आने वाले वक्त में, इस बरस में ही एक नई स्थिति में देश या कहें दुनिया चलती चली जाएगी। मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बात आगे तक की है। आइए जरा इस ब्लैक डे के मद्देनजर समझने की कोशिश आज की जाएगी कि दरअसल इस काले दिन का मतलब निकाला क्या जाए। पेशावर जहन में नाम आते ही बहुत सारी चीजें आपके जहन में आ सकती हैं। जिधर देखिएगा पेशावर की रंगत शायद दुनिया में सतरंगी मिजाज को परोसती आई है। ये पेशावर में आज सिर्फ एक ही रंग है, लाल रंग। मैं पेशावर हूं। छलनी तो मैं कई बार हुआ, लेकिन आज मेरा रोम रोम छलनी हो गया। वो हर चीज में आके उन्होंने बच्चों को गोली मारी। मैं तो नहीं देख सकता। एकदम हवाई फायरिंग शुरू हो गई और बाहर बच्चे भाग रहे थे सारे। फिर बच्चों को एक बच्चे को मार रहे थे अंदर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पेशावर से कभी मुजाहिदीन हाथों में बंदूक थामकर रूसी फौजों से लड़ने निकलते थे, उसी पेशावर की तीसरी पीढ़ी को खत्म करने के लिए हाथों में बंदूक थामे तालिबानी स्कूलों में दस्तक दे देंगे। मैं तो दुनिया के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का रास्ता रहा हूं। अफगानिस्तान से खैबर दर्रे होते हुए मेरे ही सीने पर चलते हुए हर वाशिंदा लाहौर और दिल्ली तक पहुंचता रहा। लेकिन 25 बरस पहले अफगानिस्तान के गृह युद्ध से निकले तालिबान ने सबसे पहले मुझे ही सियासी जख्म दिए। छलनी तब भी नहीं हुआ था। अमेरिका पर हुए 9/11 के हमले के बाद तो दुनिया के मानचित्र पर मुझे आतंक के खिलाफ युद्ध का ग्राउंड जीरो बना दिया गया। मैं तब भी उतना छलनी नहीं हुआ। और बीते एक दशक से मेरे प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वात ने खून की क्रूरता बच्चों के कत्ल में देखी। जब स्वात में स्कूलों और मदरसों को निशाने पर तालिबान ने लिया तो मुझे लगा वह तो कबीलाई इलाके हैं। मैं तो खुले में सांस लेता पेशावर हूं, जहां की रंगत रावलपिंडी और लाहौर को टक्कर दे सकती है। लेकिन मैं आतंक की जुबान समझ नहीं पाया, जो कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी निशाने पर ले सकती है। मेरा हुनर पहली बार चूका। मेरी सतरंगी कारीगरी जिस पर दुनिया को नाज है, उसमें पहली बार लाल रंग कुछ ऐसा भर गया जो खून से भी गाढ़ा लग रहा है। क्योंकि जिन बच्चों को अभी दुनिया देखनी थी, उन्हीं बच्चों के कत्ल से दुनिया पर काबिज होने का सपना उसी आतंक ने पेशावर में पाला, जो पेशावर हमेशा नई नस्ल को प्रेम और रूहानी एहसास के साथ जीने का सबब देता रहा है। मैं पेशावर हूं, छलनी कई बार हुआ, लेकिन आज मेरा रोम रोम छलनी है। सिर्फ 6 ही दिन तो बीते हैं। पेशावर राजधानी है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की, और उसमें स्वात का इलाका भी आता है। और वहां से एक लड़की निकली थी आतंक से लड़ते हुए, दो हाथ करते हुए। दुनिया ने जिस तरीके से उसे नोबेल से नवाजा, कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल 6 दिन के बाद इस हमले का मतलब क्या है? जिस दिन नोबेल पुरस्कार से मलाला यूसुफजई को सम्मानित किया जा रहा था, उसी दिन पेशावर में एक रैली की गई। उस रैली में इस बात का ऐलान किया गया, मलाला यूसुफजई को स्वात घाटी लौटने नहीं दिया जाएगा। क्या ये इसके संकेत हैं? और क्या वाकई पाकिस्तान अब खड़ा हो पाएगा? दोबारा मलाला आ जाए, पेशावर तक भी पहुंच जाए? ये हालात विकट है। जरा रिपोर्ट देखिए, इस हमले के पीछे कौन कौन सी स्थितियां हैं। खून से लथपथ स्कूल की यह यूनिफॉर्म मलाला यूसुफजई की है। तालिबानियों ने गोलियां बरसाई तो मौत से दो हाथ करते हुए मलाला आतंक को शिकस्त देने निकल पड़ी, और दुनिया ने मलाला को नोबेल सम्मान से नवाजा। और सिर्फ 6 दिन पहले ही तो जिस वक्त मलाला को सम्मानित किया जा रहा था, उसी दिन यह यूनिफॉर्म भी सामने आई। लगा यही कि अब कोई यूनिफॉर्म खून से नहीं सनी होगी, और शायद आतंक का हर जज्बा इस जज्बे के सामने
थम जाएगा। लेकिन किसे पता था कि स्वात घाटी से निकले हैवानियत के इस मंजर से पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल को भी दो चार होना पड़ेगा। और बच्चों के नरसंहार के साथ आतंक की नई परिभाषा समूची दुनिया की रूह कपा देगी। लेकिन हमले को लेकर जो सच सामने आ रहा है वो तालिबानी आतंक के खूनी चेहरे की शायद अनकही कहानी है। तालिबानियों की जड़ें स्वात घाटी में ही है, इसीलिए कई वजहों में सबसे महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला के इस बयान को ही माना गया। The first place this funding will go to is where my heart is, to build schools in Pakistan, especially in my home of Swat and Shangla. मलाला का सपना है स्कूल की इमारत स्वात घाटी में बने। मलाला का सपना है वो जुलाई तक लौट जाए, लेकिन क्या अब मलाला लौट पाएगी? जाहिर है ये एक सवाल है, लेकिन आज जो हमला हुआ उसकी वजह कई है। मलाला को स्वात वापस न लौटने देने का ऐलान बच्चों के नरसंहार के साथ तालिबानियों ने किया है। फौजियों के बच्चों को निशाना बनाकर फौजियों के स्वात ऑपरेशन का बदला लिया गया है, या फिर आतंक की हुकूमत तले पाकिस्तान के सियासी अंतर्विरोध का खुला लाभ तालिबानियों ने उठाया है। हो जो भी, लेकिन पाकिस्तान खुद नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को लेकर सियासी दांवपेच में जिस तरीके से फंसा हुआ है उसका सच यह भी है कि 3 दिन पहले ही अलर्ट दिया गया था, और इस अलर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि स्कूल पर हमला हो सकता है। लेकिन पेशावर में सुरक्षा की कोई नई पहल की ही नहीं गई, और बच्चों के नरसंहार के बाद सिर्फ आंसू बहाते ही हुक्मरान नजर आए, चाहे वो इमरान खान हो या फिर नवाज शरीफ। वाकई हुक्मरान आज बेबस नजर आ रहे थे। हम उनकी बात सुनाएंगे, लेकिन कुछ देर पहले ही मलाला के पिता ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई ने बर्मिंघम से ट्वीट किया है, और उसमें लिखा है, मैं और मेरी पत्नी उसी तरीके से दर्द महसूस कर रहे हैं जैसे मलाला पर हमले के वक्त हुआ था। मेरा दिल रो रहा है, खून से तार तार है। लेकिन आइए जरा हुक्मरानों की बात भी सुन लें, उनके दर्द क्या कहते हैं। उन सब ख़ानदानों के साथ हैं, हमारी दुआएं उन ख़ानदानों के साथ हैं जिनके बच्चे इस हादसे में शहीद हुए। अल्लाह ताला उन सब ख़ानदानों पे अपना रहम फरमाए, उनको खैर व बरकत से हमकिनार फरमाए। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इस वक्त के सोचे कि वो उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी जिनके घर में ये खबर पहुंची होगी, बच्चे स्कूल में गए हुए होंगे। तो हम उनके लिए दुआ करते हैं। हम सारा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, उनके दुख में उनके साथ शामिल है। दुआ है, आंसू है। सियासत क्या वाकई कमज़ोर पड़ रही है पाकिस्तान में? सारे सवाल हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के हामिद मीर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस्लामाबाद से। हामिद साहब, आपका स्वागत है। हामिद मीर साहब, एक सवाल हर जहन में है, क्या मलाला को नोबेल दिए जाने के बाद की ये प्रतिक्रिया है? क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि वो उसी इलाके से आती है? हामिद मीर साहब देखिए, जिस दिन एक छोटी बच्ची मलाला यूसुफ़ज़ई को नोबेल पीस प्राइज़ मिला और उसने उसको शेयर किया विद कैलाश सत्यार्थी, तो आपका चैनल और हमारा चैनल उस दिन ज्वाइंट ट्रांसमिशन कर रहा था। तो जब हमारी ट्रांसमिशन ख़त्म हुई तो ये तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कॉल करके ये कहा था कि हम आपकी खुशी को ज़्यादा दिन तक चलने नहीं देंगे और हम इसको अटैक करेंगे और मलाला को पाकिस्तान भी वापस नहीं आने देंगे। एक तो बात यह है कि यकीनन इसका ताल्लुक जो मलाला यूसुफ़ज़ई को जो पीस प्राइज़ मिला, नोबेल पीस प्राइज़ मिला, और उसको जिस तरीके से पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया गया, तो उसे पाकिस्तान में तालिबान की एक शिकस्त के तौर पे देखा गया। तो एक तो ये उसका रिएक्शन है। दूसरी बात आपके समझने की ये है कि ये आज का अटैक जो है ये आर्मी पब्लिक स्कूल पे किया गया। ये आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के कंटोनमेंट एरिया में है, और इस पब्लिक स्कूल में अक्सर जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स जो हैं उनका ताल्लुक आर्मी के साथ है, और ये कैंट का एरिया है। तो एक तरह से उन्होंने जो पाकिस्तानी फ़ौज के वो लोग जो कि तालिबान के ख़िलाफ़ नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये उनके साथ तो नहीं लड़ सके और भाग गए वहाँ से। तो अब इन्होंने उनसे भागने के बाद इन्होंने उनके बच्चों पर अटैक करने की कोशिश की है। तो ये बच्चों पर अटैक जो है इसकी दो वजूहात हैं, एक तो मलाला यूसुफ़ज़ई है, और दूसरा क्योंकि ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान में भाग गए हैं, इनको शिकस्त हुई है, और अब वहाँ पे बहुत सा जो इलाका है उस पर पाकिस्तान की स्टेट का कंट्रोल कायम हो गया है। तो ये
एक उसको कहते हैं उर्दू में खिफत मटा रहे हैं। खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है और इन्होंने आज बच्चों को अटैक किया और बहुत से बच्चों को शहीद किया। इसकी ये 2 वजूहात हैं। तो हामिद मीर साहब, क्या माना जाए, एक तरह से ये लास्ट असॉल्ट है तहरीक तालिबान का, या टेररिज्म को लेकर एक नई स्थिति में जा रही है पाकिस्तान के भीतर परिस्थितियां? जी हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है कि ये पहली दफ़ा किसी स्कूल पर हमला नहीं किया इन्होंने। इससे पहले 3 साल पहले नॉर्थ वजीरिस्तान में एक कैडेट कॉलेज है, तो इन्होंने उस कैडेट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनको भी किडनैप किया था। इसके अलावा मलाला यूसुफजई का ताल्लुक स्वात से है, तो पिछले 5 साल में इन्होंने स्वात में 300 स्कूलों को अटैक किया है। 300 स्कूल इन्होंने बम से उड़ाए हैं, उनमें ज़्यादा तादाद गर्ल्स स्कूल्स की है। तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि इन्होंने किसी स्कूल पर अटैक किया है। हाँ, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन्होंने जो स्कूल के बच्चे हैं उनको निशाना ले लेके मारा है, क्योंकि इनका ये ख्याल है कि ये सब बच्चे जो हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं या इनके जो बाप हैं, उनका वो पाकिस्तान आर्मी से उनका ताल्लुक है। तो इसके अलावा ये इतने जालिम लोग हैं कि ये सिर्फ बच्चों पे अटैक नहीं करते। ये एक तरफ कहते हैं कि हम इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं, ये इस्लाम के सिपाही कहते हैं अपने आप को, दूसरी तरफ यही लोग मस्जिदों पर भी हमला करते हैं और इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। बच्चों को मारना दुनिया के किसी धर्म में उसको जायज करार नहीं दिया जाता। हम जरा सा आपको रोकना चाहते हैं। आप बेगुनाह मुसलमान को छोड़ें, इस्लाम तो ये कहता है आप बेगुनाह नॉन मुस्लिम को भी कत्ल नहीं कर सकते। तो ये ना सिर्फ बच्चों को मारते हैं बल्कि ये मस्जिदों में घुसकर नमाज पढ़ने वालों को भी मारते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, ये इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। साहब, आप एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। हम जरा से एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे कि जिस बात का हामिद मीर साहब जिक्र बार बार कर रहे हैं कि वो किस तरीके से अटैक होता है, तहरीक तालिबान कौन सा चेहरा है, किस रूप में ये काम पाकिस्तान के भीतर करते रहा और खास तौर से इसकी जड़ें स्वात में है। एक चेहरा तहरीक तालिबान के प्रमुख मुल्ला फजलुल्लाह का, तो दूसरा चेहरा फजलुल्लाह के क्रूर आतंक का। सुबह हमला हुआ तो तहरीक तालिबान ने दावा भी तुरंत किया कि पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल को छलनी उसी ने किया है। हमले पहले भी हुए हैं। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में एक मस्जिद पर भी इसी तरीके से हमला हुआ था। मस्जिद में फौजी और उनके बच्चे आते थे। इसमें 30 से 40 लोग मारे गए थे और इस घटना के बाद से ही ऐसा लगा कि सारे फौजी, उनके परिवार और उनके बच्चे तक तालिबान के निशाने पर हैं। यहां तक कि फौज और पुलिस से रिटायर लोगों को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले पेशावर में भी हमले हुए। एक बाजार में हुए हमले में तकरीबन 120 लोग मारे गए, लेकिन इस तरह का हमला पहले कभी नहीं हुआ जैसे आज हुआ। और इन सब के बीच संयोग देखिए, आज ही जानकारी उत्तरी वजीरिस्तान से भी आई कि पाकिस्तानी फौज ने वहां कार्रवाई की है। यानी पाकिस्तान के भीतर का पहला संकेत यही उभरा कि ये जंग अभी चलेगी और तालिबान और उसके साथी जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे। हालांकि माना यह जा रहा है कि तालिबान जमीन खो रहा है और वो ऐसे हमलों पर उतारू हो चला है जहां उन्हें आवाम की फिक्र नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान के हालात बताते हैं कि इस हमले से तालिबान को तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तरी वजीरिस्तान के बाद खैबर और स्वात इलाके पर फौजी कार्रवाई होगी जहां तालिबानी लड़ाके चले गए हैं। और माना यह भी जा रहा है कि तालिबान की यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है, क्योंकि जब भी फौजी कार्रवाई होती है तो बदले में हमले होते हैं। हालांकि इन सब के बीच तहरीक तालिबान लगातार ये कहता रहा है कि वो शरिया के लिए लड़ रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ इसीलिए जंग कर रहा है क्योंकि वो अमेरिका का साथ दे रहा है। लेकिन इस हमले ने आतंक के एक नए चेहरे को सामने रख दिया है, जिसे परिभाषित करने के लिए आतंक या चरमपंथी शब्द छोटे पड़ जाएंगे। ये क्रूरता का चेहरा है और शायद समूची दुनिया इस वक्त उस पाकिस्तान के साथ खड़ी है जो आतंक के खिलाफ खड़ा है। और शायद यही वजह है कि पहली बार पाकिस्तान के सियासतदान ही नहीं बल्कि समूची जनता और हर कोई एक साथ खड़ा हुआ नजर भी आया। लेकिन इन सब के पीछे उन बच्चों का गुस्सा, उन माँ बाप का आक्रोश और इन सब के जरिए हर का दिल किस तरीके से क्या क्या कह रहा है, जरा सुन लिए। 7-8
लोग थे, सफेद कपड़े पहने हुए थे, बंदूकें और पिस्टल हाथ में थे। ये इतने छोटे बच्चों को कोई मारता है? मैं सीएमए देकर आया हूँ, 30-40 लाशें यार। यहाँ इधर दिमाग में गोलियां लगी हुई हैं यार, आंखों में। एक गेट उन्होंने तोड़ दिया, तोड़ के जैसे अंदर दाखिल हुए बच्चे सारे नीचे लेट गए और उन्होंने हर हाल में हमारी चेयर्स हैं, वो हर चेयर्स में आके उन्होंने बच्चों को गोली मारी। किसी आइन कानून को नहीं मानते, उनको इतनी शर्म नहीं है कि मासूम बच्चों का कसूर क्या था। स्कूल में तो सरमनी हो रही थी, एकदम पीछे से फायरिंग हुई, फिर एकदम सारी गोलियां चली, कुछ बच्चे हलाक हो गए। मेरे आके पीछे कमर पे गोली लगी है, बहुत सख्त दर्द हो रहा है। एक हमारा भतीजा था, एक बेटा था, गुलशेर जिसका नाम है, उसकी डेथ हो गई है। मेरे बच्चे ने पूरे क्लास को बचाया, मुझे अपने बच्चे पे फख्र है। तो मेरा बस चले, मैं इनके बड़ा होकर इंशाल्लाह मैं इनकी दुनिया तबाह कर दूंगी, इनकी क्या नाम नस्लें तबाह कर दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। पाकिस्तान की घटना के बाद भारत में भी हाई अलर्ट कर दिया गया, लेकिन जानकारी यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है नवाज शरीफ से रात में बात करें। लेकिन हामिद मीर साहब, एक सवाल हमारे जहन में इस बीच में है कि इस हमले के बाद क्या भारत और पाकिस्तान आतंक की दिशा में नकेल कसने के लिए एक साथ आ सकते हैं? वाजपेयी साहब, ये बहुत अहम सवाल है आपका, और मैं आपके इस सवाल का जवाब देते हुए और ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और भारत को टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और आपस में जो बातचीत हमने ख़त्म की हुई है उसको दोबारा शुरू करना चाहिए। और ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में और अफ़गानिस्तान में जिनके हाइड आउट्स हैं, इनमें अलकायदा साउथ एशिया भी है, और अलकायदा साउथ एशिया का जो उसका जो सरबराह है वो एक इंडियन मुस्लिम है और उसका ताल्लुक यूपी के साथ है। और हमें ये ख़दशा है कि ये ग्रुप आने वाले दिनों में इंडिया में कहीं पे कोई इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा ताकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा टेंशन क्रिएट हो जी, और पाकिस्तान और भारत को आपस में लड़ाया जाए और इस लड़ाई से ये फ़ायदा उठाएंगे। ये बात मैंने इसलिए किया कि आज भी जो अटैक हुआ है, इस अटैक की जो बहुत सी वजूहात हैं उसमें एक वजह यह भी है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं उनकी तवज्जो टेररिज्म पे कम है, इमरान खान पे ज्यादा है। नहीं, इसका मतलब है बातचीत होनी चाहिए हामिद मीर साहब। इसका मैसेज ये है कि आने वाले वक्त में मुश्किल भारत के लिए ना हो, एक रास्ता खुलना चाहिए और मिल के कहीं ना कहीं टेररिज्म को, खासतौर से जब नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान से निकलेगी, स्थिति शायद बिगड़ भी सकती है। इन सब के मद्देनजर ये हालात चेता भी रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ होगा।